अच्छा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अच्छा वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पेपर में ज्यादा आता है, इसको भी प्रैक्टिस में रखना है, और कैश बजट के इस दफा ज्यादा चांसेस है। और ये होता है 12 से 16 नंबर का पेपर होता है, और इसके ये आधे नंबर इसके फ्री के होते हैं। मतलब जिस बंदे ने, और जो बंदा इसको छोड़ के आ जाता है ना, वो बड़ी बहुत बड़ी गलती करता है। अब आपने सवाल करना शुरू कर दिया ना, इसका सबसे टेक्निकल सवाल ना, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वो भी जब एक्सपोज हो जाएगा, जब आप लोगों को उसकी बेस का, मैं नहीं करवाऊंगा, वो एक दफा आप से करवाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आप टेक्निकल समझ रहे हो, ये इतना बड़ा इसको कि बहुत बड़ा सवाल समझ रहे हो, एक्चुअल में क्या था। बेस ढूंढनी होती है कि जिसके ऊपर आप की चीजें बेस कर रही है ना, उसको ढूंढा करो और उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे चले जाए। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप इस लेवल पे आकर ये कहें कि आपसे क्वेश्चन पूरा समझ ही नहीं लगा। ये अब इम्पॉसिबल बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, एक या दो एडजस्टमेंट में मसला आपको आ सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस रखें। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को इस दफा मैं भी कोशिश करता हूं कि आपकी रिवीजन और पास पेपर की प्रैक्टिस क्लास में करवाऊं। और थ्योरेटिकल पोर्शन में ये होता है कि ये जो जो स्टूडेंट बेचारे 48 45 40 प्लस पे फेल हो जाते हैं, तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को रिस्पेक्ट ना देने की वजह से फेल। ये नहीं कि उनको वो पढ़ते ही नहीं है, आना या ना आना तो दूर की बात है, वो पढ़ते ही नहीं है। न्यूमेरिकल तो खत्म होने लगे, इसके बाद हमारे सिर्फ दो सवाल रह गए जो हमने तैयार करने हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एक सवाल आता है, एक सवाल बजटिंग से आता है, एक सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आता है, और एक सवाल रिस्क मैनेजमेंट से आता है। 4 सवाल होते हैं, और मैक्सिमम एक सवाल है वर्किंग कैपिटल से, वो आ जाए या ना आए, वो आ भी जाए तो आसान होता है, वो मोस्टली आता भी नहीं। बाकी फिर सारा न्यूमेरिकल रह जाता है, सॉरी प्रैक्टिकल। इस क्वेश्चन के अंदर लिखता है शाहिद लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ फुटवेयर। द कंपनी सेल्स दिस प्रोडक्ट थ्रू कंपनी ऑपरेशन, retail outlets as well as through distributors. The management is in the process of preparing the budget for the year 2021 on the basis of following information. The marketing director has provided the following annual sale projection. है ये क्या? प्रोजेक्शन ही है, बजटिंग ही हम कर रहे हैं। कहता है जनाब नंबर ऑफ यूनिट्स 12 लाख आपने बेचे हैं मेन के, और 5 लाख बेचे हैं आपने वोमेन की। ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा गया। आगे रिटेल प्राइस है 1000 से 4000 रिटेल प्राइस है मेन के शूज की, और 800 से 2500 है फीमेल के शूज की। The previous pattern of sale indicate that 60% of units sold at minimum price. अच्छा, आप सवाल को ना बिखेरने की बजाय ना स्मार्ट फॉर्म में हल किया करें। मतलब जितनी वर्किंग स्मार्ट फॉर्म में करेंगे, हमारी वर्किंग बचेगी, हमारा टाइम बचेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 60% ऑफ द यूनिट सोल्ड एट मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस तो गिवन है, और 10% यूनिट्स एट मैक्सिमम प्राइस, और remaining 30% at rupees 2000 and 1200 for men and women. रेट तो उसने दे दिए, एक तरह की उसने ये जो 2000 और 1200 दिया है ना, ये ऑलमोस्ट उसने एवरेज टाइप करके हमें बता दिया। आगे वो कहता है it has been estimated that 30% of the units would be sold through distributor who are offered 20% commission on retail price. उसने ये इसमें मैन और वोमेन का जिक्र ही नहीं किया। कहता है उसने 30% यूनिट वुड बी सोल्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको आप 20% कमीशन देते। आगे द रिमेनिंग 70% सोल्ड थ्रू आउटलेट, उसके ऊपर हम कमीशन नहीं देंगे। ये भी सेल के ऊपर, ये भी सेल की इंफॉर्मेशन, ये भी सेल की इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगर हम देखें द कंपनी ऑपरेट 22 आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री, द फिक्स्ड कॉस्ट पर आउटलेट इज 1.2 मिलियन पर मंथ इंक्लूडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड, तो 22 को 1.2 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 22 से फिर 12 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर मंथ डाटा गिवन है। Sales through company outlet include sales of cut size footwear which are sold 40% below the normal retail price. अब वो किसकी बात कर रहा है? आउटलेट वाले की। दो तरह के लोग सेल करते हैं ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका सेल कर रहा है, और एक कंपनी की अपनी आउटलेट पे सेल हो रहा है। कहते हैं वो जो आपकी कंपनी की आउटलेट पे सेल हो रही है ना, वो कितनी है टोटल सेल? टोटल सेल का 70%।
टोटल सेल का 70%। कहता है उसका जो 40% बिलो द नॉर्मल रिटेल प्राइस एंड रिप्रेजेंट 5% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द आउटलेट। कहता है जो टोटल आउटलेट की सेल्स है ना, उसका जो 40% सेल्स है ना वो कट साइज है, और उस 5%, और उसको बेचा कितना है 40% बिलो देयर प्राइस, मतलब 60% 40% डिस्काउंट पे, असल कीमत के 40% डिस्काउंट पे। फिर उसने ये चीज भी, ये तो अब इंपोर्टेंट नहीं रही, अब आपको परसेंटेज का पता है। द कंपनी कीप्स प्रॉफिट मार्जिन 120% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, 120% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट आपका होगा 120, तो आपकी सेल होगी 220, और उसने वेरिएबल कॉस्ट की बात की है, तो जिस पर आपकी परसेंटेज बेस करती है उसको हम लिख लेते हैं 100। कहता है जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 120% प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए की चीज की वेरिएबल कॉस्ट आपको आई है ना, तो आप उसका प्रॉफिट कमा रहे हो 120 में, तो वो चीज फिर आप वेरिएबल प्लस प्रॉफिट में तो कितने में सेल कर रहे होंगे 220 रुपए में। टोटल कॉस्ट की उसने बात इसमें नहीं की। कहता फिक्स कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री रेंट इज 45 दिस पर मंथ। ये भी अक्सर बंदा ना पेपर में जाकर पर मंथ भी भूल जाता है। सिंपल इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्वेश्चन अगर ये मैं कहता हूं कि 12 से 15 नंबर का भी सवाल हो ना, टाइम 12 नंबर वाले सवाल के लिए आपको पता है कि मिनिमम 20 मिनट से ऊपर टाइम होता है। इस क्वेश्चन को अगर हम डिसेंट वे में हल करते, ये जो कमीशन और डिस्काउंट है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना एंड पे इसको लिया करें ओवरऑल माइनस करने के। सेपरेट करोगे ना तो ये सवाल बहुत फैल जाएगा। जैसे इस सवाल में उसने क्या कहा कि पहले आप बताएं जी, मैं कहता हूं जी सेल्स हम बात करने लगे हैं, पहले मुझे बताएं जी मैन है, तो मैन के टोटल यूनिट्स कितने हैं 12 लाख, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज बताएं कितने परसेंट वो मिनिमम प्राइस पे बिकते हैं 60%, और मिनिमम कीमत कितनी है, कितनी 1000। सवाल भी अपने सामने रखो ना ये, और सेम अमाउंट का कितने परसेंट 10%, किस रेट पे 4000 पे, बाकी रह गया 30% 2000 पे। फिर वोमेन है 5 लाख है टोटल, उसकी भी यही रेशियो है, उसकी मिनिमम कीमत कितनी है, मैक्सिमम कीमत कितनी है 2500, नहीं 2500, और 30% 1200। ये हमारी टोटल सेल आ गई। आप मुझे सारी अमाउंट अलग अलग लिखवाने की बजाय ना इकट्ठी अमाउंट बता दें। जो ग्रॉस सेल्स बतानी है इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। 2465 मिलियन, तो इसको 1000 में लिख लेते हैं और इधर ऊपर रुपीज इन 1000 का। अब हमारे पास इसमें से लेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। अब मुझे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर कितने परसेंट सेल कर रहा है 30%, 265000 का 30%, ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटर की सेल। ऐसा हो गया। अब उसको हमने कमीशन कितना देना है, जो उसकी सेल है उसका 20%, ये उसका कमीशन आ गया, बात खत्म होगी। क्लियर होगी बात। अमाउंट बताएं कितनी आ गई 147900। अब आ जाएगा डिस्काउंट जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कमीशन भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। कमीशन सेल के ऊपर जो हम दे रहे होते हैं ना वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट, तो अदर इसमें लिखने का कोई मसला नहीं होता।
देखिए एमएफए के अंदर और कॉस्ट के अंदर अब जैसे मर्जी बनाकर आप, बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी हो, ये नहीं कि सेल नीचे लिखी कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर लिखी, बस ऐसा ना हो, बाकी कोई चक्कर नहीं होता। हाँ जी, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट पहली बात तो ये है कि 2465000 में 70% सेल के ऊपर वो कट साइज पीस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं वो नहीं है, बाकी जो 70% सेल हुई है ना, जिस जो उन्होंने किया है आउटलेट पे हुई है, उसके ऊपर कट साइज है। और कितने परसेंट कट साइज है? 5%। ये पहले जब हमने 70% से मल्टीप्लाई किया, क्या हमारे पास आया? आउटलेट की सेल्स। फिर जब हमने 5% से मल्टीप्लाई किया तो वो कट साइज के एलिमेंट आ गए। अब हमने उसको कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचा? 40% पे, तो हमने उसका 40% ले लिया, हम डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो कितनी अमाउंट आ गई? 34510 34 बस, ये हमारे पास नेट सेल्स आ गई। डबल टू 82 590। अब हमारे पास उसने एक परसेंटेज दे दी, वेरिएबल कॉस्ट हम यहां से ही फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि अगर सपोज दैट हमने उसने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट का 120% प्रॉफिट है, ऐसे उसने कहा है ना, जिसके ऊपर बेस बनाई जाती है ना उसको लेट किया जाता है कि वो 100 है, जितना उसके ऊपर परसेंटेज है वो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और हमारी सेल्स कितनी आ गई? अब कौन सी सेल्स 220 है? नेट सेल्स या ग्रॉस सेल्स? क्योंकि दो तरह की सेल्स है ना। अब देखिए ये भी दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसके तो मतलब अगर हमने नेट सेल्स पर अप्लाई कर दिया तो हमारे पास कौन सी सेल्स आ जाएंगी? सॉरी कौन सी वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट हमने यहां से फाइंड करना है, ठीक होगी बात। अब अगर ये दोनों, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट देने से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंट से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट वही की वही रहती है। और जब आपने इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो ये तो सारी ग्रॉस सेल्स है, और डिस्काउंट हमेशा किस पर अप्लाई किया जाता है? ग्रॉस सेल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई किया ना तो इसकी तो परसेंटेज बराबर नहीं है, एंड वाले की सबकी परसेंटेज भी आपस में बराबर नहीं है। तो बताया जनाब कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2465000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और अगर 120 से मल्टीप्लाई करूंगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉफिट लेंगे ना तो फिर ऊपर वाले एक्सपेंस दोबारा माइनस करने पड़ेंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट। कितनी अमाउंट आई? 11204, यही है 1120455। हाँ जी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर ही सारी गिवन है, आउटलेट की। कितनी आउटलेट काम कर रही हैं? 22। एक आउटलेट का किराया वो सारा खर्चा कितना है? 1200। हम 10,000 में कर रहे हैं ना, और मल्टीप्लाइड बाय ये पर मंथ है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना? 316800। उसके बाद आपके पास एक और खर्चा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 45 मिलियन एंड फैक्ट्री एंड दोनों का 50 ही कर लें, 60 सॉरी 60 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ गया? 7
ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। कितना 125,336 125,336 अब आप देखिए इसमें कुछ भी ऐसा खास इश्यू वाली बात नहीं थी। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सब इस क्वेश्चन में बहुत सेट फंड नहीं होती नॉर्मल से, वो कैसे फाइंड करें? नॉर्मल से क्या होगा? नॉर्मल सेल पर यूनिट फाइंड करते हैं, फिर वो कैसे फाइंड नहीं पर यूनिट की तो सेल हमारे पास एवरेज सेल आ सकती है। नॉर्मल सेल इसमें से नहीं फाइंड होती। नहीं देखे ना, अगर आप कहते हो ना कि ना ओवरऑल एक सेल प्राइस पर यूनिट है, वो तो 3 तरह की सेल्स हो रही है ना पर यूनिट की, बल्कि 6 तरह की। मतलब मैथ्स के लिए तो एक अलग आ सकती है ना, वो एक एवरेज सेल आ सकती है। एवरेज सेल टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट्स कर लो ना, 12 लाख का 60% और इस तरह उसको एवरेज कर लो, टोटल सेल पर डिवाइड कर दो, एवरेज पर यूनिट आ जाएगी। जो कोर्स में किया सभी रेट करते हैं, वही उस तरह हो सकती है, वो एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। एवरेज सेलिंग प्राइस उसको नॉर्मल सेल बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अगर हम यूनिट का 30% है हाँ और जो है फिर उसको 60 10 20 करें और उनके अलग अलग वही किया है। नहीं और उसके बाद फिर उसकी जो रिटेल प्राइस है ना उसको 20% लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी वही है। लेकिन आंसर नहीं है हमारे पास। आप किसको कह रहे हो कि जो यूनिट से ले उसका क्या ले 120% ऐड करते जाएं? यूनिट्स उन्होंने 30% लेने यूनिट्स हाँ ले लिए, उसके बाद उसको 60 10 और 30 पे कर दिया। किसकी बात करके आज फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हो कि आप यूनिट का ले लो पहले 70% 30%, ठीक है चले। अगर हम वो लेते हैं ना 70% तो कीमत कौन सी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिफरेंट कीमतें हैं। नहीं उसके बाद अगर हम जो 30% लिया है हाँ। उसमें से भी जो यूनिट 60 मैं आप वही कह रहा हूँ, 10% वो आंसर बराबर ही आता है उससे। वो देखें होता है या ये गलत है या वो गलत होगा, दोनों में से वरना बराबर ही आता है। नहीं ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हो कि मैंने 1200 यूनिट जो हैं वो आप ले रहे हो। अच्छा एक बात, इसका 30% लें, फिर बल्कि पहले ऐसा करना पड़ेगा आपको, इसका पहले 60% 10% और 30% करना पड़ेगा, फिर उन सब का 70% लेना पड़ेगा, ऐसा ही आप कहना चाह रहे। फिर उनकी सबसे कीमत से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 20% लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आंसर बराबर आएगा। इसमें थोड़ा सा शायद हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए, हो सकता है कि क्या हुआ सेम आता है, कुछ शायद की कैलकुलेशन की वजह से मसला आ जाता है, कोई पॉइंट का राउंड ऑफ का, अदरवाइज लेकिन ये काम बहुत फैला हुआ। तो मैंने यही कहा कि इसलिए मैंने आपको कहा कि डिस्काउंट और कमीशन को ना बड़े ध्यान से चार्ज करना पेपर। अभी एक सवाल हम करने लगे हैं, उसके अंदर भी कुछ इस तरह किया है, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा लेकिन वो आपको एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट डिस्कस कर देता हूं, और दूसरा क्वेश्चन फिर आप लोग, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दफा करके आए, वो सिर्फ इसलिए कि आपको जब पता चलेगा उस सवाल से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जो आपसे ना हल हो सकता। आज इस क्वेश्चन के अंदर भी कमीशन का रोला है और कोई चक्कर नहीं। ये जो एक टेबल गिवन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेबल है, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का बजट बनाना है। तो मैं ये कहूंगा कि चलो अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते तो ये 2 सवाल हल कर लेना, तो मेरे ख्याल में काम ठीक हो जाएगा। BPL deals in manufacturing and marketing of bed sheets. The management of the company is in the phase of preparation of budget. BPL capacity है 4 million bed sheet per annum. Currently the factory operates 68%. कैपेसिटी कितनी है? 4 मिलियन बेडशीट्स बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो बना कितने रहे? उसका 68%। यहां से ओके है। और ये जो द रिजल्ट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर्स एज फॉलो, जो करंट ईयर का उन्होंने रिजल्ट निकाला, ये प्रोजेक्टेड नहीं है, ये करंट है, हमने इसकी बेस पर बनाकर प्रोजेक्टेड बनाना है। अच्छा ये बताओ कि ये जो सारी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल है ये कितने यूनिट्स की है? 4 मिलियन का 68%, कितना आ गया? 2720। ये इतने यूनिट्स की, ये 34 मिलियन उसने बता दी कि उसकी सेल है,
अगर हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट आ सकती है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल फिक्स, एडमिन सारे फिक्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहता है अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, द रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, बढ़ा देंगे 5%, while selling and distribution cost will increase by 4% and 8%. All overheads and fixed expenses except depreciation increased by 5%. सबके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर देंगे जो जैसे चेंज होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन 285 मिलियन, तो जब भी उसका इंक्रीज लेंगे तो 285 मिलियन माइनस करके लेंगे, and other fixed overheads 165 million. During the year 2003-4, major overhauling of machine is planned at the rate of 35 million, which will increase remaining life from 5 to 12 years. कहता है हमने एक मेजर एक्सपेंस किया जिससे उसकी डेप्रिसिएशन चेंज होगी, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आ गया। अच्छा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मैं आपको सादा सा तरीका बताता हूं कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लेते हैं ना, तो उसको हमेशा रिमेनिंग लाइफ के ऊपर लेते हैं, क्योंकि जो लाइफ उसकी रह जाती है ना उसके ऊपर, तो रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएशन मजीद ऐड कर देंगे। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन के ऊपर परसेंटेज अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इस 35 मिलियन को 12 पे डिवाइड कर देंगे, पर अगर कोई मंथ का चक्कर है तो मंथ बाय 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। आगे वो कहता है द करंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 40 मिलियन एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू इज 5 million. After the end of 12 years, salvage value will be increased. Account of general inflation 9 million. The company used straight line method of depreciation. मतलब ये सीधा सीधा change in estimation का concept है। आप एक पुरानी depreciation माइनस कर देना, नई depreciation फाइंड करके ऐड कर देना, सबसे आसान तरीका। क्योंकि जो depreciation हमारे अकाउंट के अंदर शामिल होगी उसकी तो डेप्रिसिएशन एक रेजुअल वैल्यू भी वहां पर 5 मिलियन है, अब 9 मिलियन है, तो हमें पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी और नई डेप्रिसिएशन अपने साल के लिए ऐड करनी पड़ेगी। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 85 मिलियन व्हिच आर ऑल वेरिएबल। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर वो कहता है कि डेप्रिसिएशन शामिल है 18 मिलियन की। An asset having book value 1.5 million will sold for rupees 1. No replacement will be made during this year. Depreciation would reduce to 17 million. ये भी वही डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा गेन या लॉस आ जाएगा और बाकी चीजें सेम होंगी। The management has planned to take following step to increase the sale and improve cost efficiency. ये अब जहां से ये सवाल की खूबसूरती स्टार्ट हो रही है, पिछला तो आपको पता है थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी कॉस्ट को अलग अलग करने की, परसेंटेज अप्लाई करेंगे हमारे पास नई कॉस्ट आ जाएगी। इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 150 पर यूनिट। लो जी, पुरानी सेलिंग प्राइस कितनी है बता सकता कोई? 34 मिलियन को उन यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, 150 उसमें ऐड कर देंगे तो नई सेलिंग प्राइस है आएगी। The sale are increased by 25%. ये क्या चीज है भला? वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम का ताल्लुक कहां कहां तक जाएगा? हर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। एक तो उसकी अपनी परसेंटेज अप्लाई होगी, साथ 1.25 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, उसने कहा जी सेल ये बढ़ गया 25%, तो अब सेल को कैसे मैनेज करोगे? पर यूनिट आ गई सेल, अब पर यूनिट सेल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जितने पहले यूनिट बिक रहे हैं, यूनिट्स वो जो आपने 7220 बताए हैं, पहले उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बढ़ गया, फिर उसको नई सेल पर मल्टीप्लाई, नई सेल प्राइस पर यूनिट से। नहीं समझ लग रही? देखो ना, मोस्टली तो हमारा यही टारगेट होता है, वॉल्यूम की परसेंटेज भी अप्लाई कर देते हैं, प्राइस की भी, लेकिन इसकी प्राइस की परसेंटेज है ही नहीं। वैसे अगर मैं चाहूं कि प्राइस की परसेंटेज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। प्राइस इतनी बड़ी है ना, तो न्यू प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो इंक्रीज इन प्राइस भी आ सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे सारी बातें अपनी जगह। कहता है जो कमीशन पे करना है ना, will be paid on the entire sales. The rate of commission will be as follow.
अब बेग साहब यहाँ से गुजरेंगे, मैं देख लूंगा। अच्छा, आप लोगों ने एक दफा, ये सिर्फ थोड़ा सा पढ़ रह गया, बाकी पूरा सवाल, ये पूरा जो पिछला था वो आपको आता था, बस थोड़ी एफर्ट लगती, वो हमने पढ़ने में आपको लगा ये कोई भी ऐसी चीज लगी कि नहीं हो। आए जरा, कहते हैं कि अगर आपने लेस देन 35,000 यूनिट बेचे ना, तो आपको 1% कमीशन मिलेगा। 40,000 तक 1.25, 50,000 तक 1.50 और 1.75 तक कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। अब हमने टोटल यूनिट कितने बेचे हैं पता है? 272, उसका करो ना जरा मल्टीप्लाई 1.25 से। 2720 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 3.4 मिलियन। यही है ना? आई क्या पैसे ऐसे कभी परेशान कर देता है। पुरानी सेल ये है, नए यूनिट ये है। पुरानी सेल भी 3400 मिलियन इसी टाइप की है। आपने इतने यूनिट बेचे हैं। अब सवाल ये है, कहता है करंटली सेल फोर्स कहते हैं बंदों को, कैटेगराइज ए बी एंड सी, 3 तरह के लोग हैं जो हमारी सेल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन इन ईच कैटेगरी 20, 30 और 40। एक कैटेगरी में 20 है, 30 है और 40 है। प्रीवियसली डाटा शो दैट टोटल सेल जनरेटेड बाय ईच कैटेगरी इज सेम। सारे बराबर बराबर सेल करते हैं। क्या बता सकते हो इसमें से ए कितना करता होगा, बी कितना करता होगा, सी करता, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय, बस करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट आ जाएगी। मैं अज्यूम करके लिख रहा हूं, आपने वो नहीं लिखी, जैसी बात है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रही है तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ 1100 अज्यूम करके। वैसे ऐसे कुछ आ रही होगी। ये सबकी सेल है, ये यूनिट्स में सेल है। आगे चलते हैं। वो कहता है सारी कैटेगरी के लोग सेल बराबर करते हैं। मोर ओवर सेल जनरेटेड बाय ईच पर्सन इन पर्टिकुलर इज आल्सो सेम। हर कैटेगरी का हर बंदा बराबर सेल करता है। हर कैटेगरी का हर बंदा बराबर सेल करता है। ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है? कहता है कि अगर 35,000 यूनिट बेचोगे तो मैं इतना कमीशन दूंगा। हर बंदे को कह रहा है। अब हम हर बंदे की सेल फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं, ये है मिलियन में है ना, ऐसे कुछ बनेगी। मैं इसको 20 पे डिवाइड करूंगा क्योंकि एक कैटेगरी में 20 बंदे काम कर रहे हैं। इसको 30 पे डिवाइड करूंगा क्योंकि इसमें 30 लोग काम कर रहे हैं, और इसको, तो हर बंदे की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। अब उसको देखकर मैं उनका कमीशन डिसाइड करूंगा कि भाई इस कैटेगरी में इन बंदों को मैं कितने % कमीशन दूंगा। जैसे सपोज दैट, इसको करके देख लो। 1133 को 20 पे डिवाइड करो, 56650। 56,000 यूनिट बेच रहे हैं। यहां पर देखो 56,000 किस में आ रहे हैं? इसका मतलब है जो एक कैटेगरी में लोग बेच रहे हैं उनको हम कितने % देंगे सेल? 1.75%। किस अमाउंट का लेंगे 1.75%? वो टोटल सेल का। इतने यूनिट बेच रहे हैं ये लोग, इनको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1.75% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए कैटेगरी के लोगों का कमीशन आ जाएगा। फिर इसी तरह बी कैटेगरी के लोगों का, सपोज मैं कर रहा हूं 45,000 बल्कि 35,000 सपोज दैट अमाउंट आ रही है, सपोज, तो मैं डिसाइड करूंगा कि 35,000 यहां पे फॉल कर रहा है, इनको कमीशन मैं कितना दूंगा? 1.25। दोबारा सुने, 1.25% किस अमाउंट का? तो उसकी ये सारी सेल कौन लोग? 30 लोग कर रहे हैं। ये सारी सेल है ना, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा? सेल प्राइस से। टोटल सेल आ जाएगी और उसको 1.25% से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका कमीशन आ जाएगा। बिल्कुल। और ये कमीशन ही सारी कैलकुलेशन थी, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं। कमीशन फाइंड करके सेल में से माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही है। एंड पे एक छोटी सी और बात है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कफोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय 15% इफ द मैनेजमेंट अलाउ बोनस 20%। कहता है कि अगर वो कहता है जी ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी 15% बढ़ जाएगी, ये लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम उसको बोनस 20% देते हैं। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय हायरिंग एडिशनल लेबर एट
180 पर यूनिट। कहता है अगर अच्छा वो हमारा जो टारगेट पूरा ना हुआ, जो हमारी पुरानी लेबर है, देखें यहां पर देखें कि हमारी अगर यहां पर लेबर कॉस्ट आ रही है हमारे पास, यहां पर अगर हमारी पुरानी लेबर हमारा काम ना कर पाई तो फिर हम क्या करेंगे, बाहर से हायर कर लेंगे जो हमें कॉस्ट पड़ेगी 180 रुपए पर। तो वो हम देखेंगे कि अगर हमारी पुरानी लेबर काम कर सकती है एफिशिएंसी से, एफिशिएंटली, तो अगर कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकती तो हम बाहर से हायर कर लेंगे 180 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है जनाब। तो उसके बाद ये एक सिनीमैक्स वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का सवाल है। तो ये आपने 2 क्वेश्चन कल करके आने हैं, तो इसलिए मैं 2 दे रहा हूं कि कल हम भी ये, अगर आपसे पहले वाला क्वेश्चन ना हुआ तो वो हो जाएगा, पहले वाला सवाल हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। मजे की बात ये है कि किसी का क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कि समझ ना भी लगे, आपने प्रॉफिट हर हाल में पहुंचना है, प्रॉफिट के ऊपर किसी ना किसी तरीके से, गलत सही बात की बात है। फिर मैं आपको, क्योंकि लास्ट लेक्चर है इसका, बाकी जो क्वेश्चन है ना वो डेली बेस पे मैं क्वेश्चन दिया करूंगा, और जिस क्वेश्चन की मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी वो फिर मैं उसका सवाल यहाँ पर क्लास में डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो बचने का टॉपिक समझो